अस्सलामुअलैकुम थर्ड ईयर क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आप लोग एंथोलॉजी निकाल लें। 43 पेज है मेरे पास और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हुंजा वैली और इसका जो राइटर है वो है डोनाल्ड किंग। और ये जो राइटर है बेसिकली ट्रेवलॉग्स इसके बहुत कह लें कि एक उसकी एक फेमस या उसकी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग है। और ये भी एक ट्रेवलॉग है, सफ़रनामा जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो उसका जो एक सफ़र है हुंजा वैली का, उसमें सारी जो है इसमें जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत ही विविड और एक डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शंस है सारी की सारी वो इसमें हमें नज़र आएंगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हुंजा इज़ अ स्मॉल स्टेट इन हिमालय रीजन ऑफ गिलगित एजेंसी। गिलगित एजेंसी के जो इलाका है हिमालय का, वहाँ हुंजा जो है वो हुंजा नामी एक रियासत, जो छोटी सी एक रियासत है वो वाक़या है। इट मे बी रिगार्डेड एज अ रियल फोकस ऑफ सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया या मरकज़ी एशिया में इसको एक कह लें कि बुनियादी हैसियत हासिल है। इट ऑक्युपाइज अ नैरो वेज शेप्ड कॉर्नर इन द फार नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान का जो कह लें कि शुमाल बईद का जो एरिया है या एक कोना है, वहाँ पे वी शेप का जो इलाका है वो ये सारा जो है जिसके ऊपर ये जो है स्टेट या रियासत मुश्तमिल है। वेयर इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अफ़गानिस्तान, रशियन तुर्किस्तान एंड द कम्युनिस्ट कंट्रोल चाइनीज़ तुर्किस्तान। और यहाँ पे इसकी सरहदें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ, रशियन तुर्किस्तान के साथ और जो चाइनीज़ तुर्किस्तान जिसके ऊपर जो कंट्रोल है या जो कब्ज़े में है कम्युनिस्ट के कंट्रोल में है चाइनीज़ तुर्किस्तान, उसके साथ इन एरियाज़ के साथ या इन मुल्कों के साथ मिली हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली कन्फाइंड टू स्मॉल विलेजेस अलॉन्ग द डीप वैली ऑफ द हुंजा रिवर। कि हुंजा जो दरिया है जो कि एक गहरी वादी के साथ साथ वो चलता है, तो जो पूरी की पूरी आबादी है वो उन छोटे छोटे देहातों में महदूद है जो कि वाक़या हैं उस वादी के अंदर, जो कि उस हुंजा रिवर या हुंजा का जो दरिया है उसके किनारे जो वाक़या है जो वादी, तो उसके अंदर जितने देहात हैं उनमें ही पॉपुलेशन या आबादी जो है वो कह लें कि महदूद है या रहती है। विच कमेंसेस नियर द चाइनीज़ तुर्किस्तान बॉर्डर। और ये जो दरिया है, अब उस हुंजा के जो दरिया की बात हो रही है वो स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है जो चाइनीज़ तुर्किस्तान की सरहद है वहाँ से, एंड फ्लो साउथ, और फिर जनूब की जानिब वो बहता है थ्रू गॉर्जिस इन द हिंदूकश। हिंदूकश के जो तंग कह लें कि गॉर्जिस कहते हैं ना, खाइयाँ, जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर जो हैं वो कह लें कि खाइयाँ बनी होती हैं, उनको हम गॉर्जिस कहते हैं। या पहाड़ों के अंदर जो दरमियानी फासले होते हैं गहराई तक जो नीचे की तरफ जाते हैं उनको हम नैरो पैसेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन गॉर्जिस या उन खाइयों या वो जो तंग रास्ते हैं हिंदूकश कह लें कि एंड कराकोरम रेंजेस और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान जो तंग रास्ते हैं वहाँ से वो बहता है। और फिर क्या करता है, टू जॉइन द इंडस रिवर नियर गिलगित। गिलगित में जाके उसके नज़दीक जाके जो दरियाए सिंध है वहाँ पे वो मिल जाता है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट कंप्राइजिंग अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस ऑफ द सेम नेम। अब जो वो जो रियासत है उसका जो दारुल हुकूमत है उसका कैपिटल जो है वो भी मुश्तमिल है अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, देहातों के ग्रुप के ऊपर या मजमूए के ऊपर ऑफ द सेम नेम, और उनका भी यही नाम है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 और उसकी आबादी 5000 है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अब उसकी क्लाइमेट और उसकी कह लें कि लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से है। अब ये जो चीज़ें हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जब आप लास्ट में जाओगे, क्योंकि मैं जब लेसन पढ़ाती हूँ मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आपने ये जो डिटेल है इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अंडरस्टैंड करना है और सुनना है। और ये आपके क्वेश्चंस में भी इसी तरह से है कि जो उसकी जो डिटेल्स हैं कह लें कि जो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिटेल्स ऑफ लाइफ इन हुंजा वैली आर रिलेटेड बाय द राइटर। तो जो लाइफ के बारे में जो डिटेलिंग वो करता है कि हुंजा में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है, तो अब ये उससे मुतल्लिका जो है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है,
द क्लाइमेट इन हुंजा बीइंग वन ऑफ एक्सट्रीम्स, जो वहाँ की आबो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कहते हैं कि एक उसमें शिद्दत है। प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़िंदगियों में इसका एक अहम किरदार है। एंड लिमिट्स द पीरियड्स व्हेन ट्रैवल इज़ पॉसिबल, और सफ़र जो मुमकिन है जिन कह लें कि औकात में, उसको ये महदूद कर देती है। यानी कि आबो हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर बहुत शदीद आबो हवा उसकी हो जाए, सर्द हो जाए, तो उस वक्त जो है बर्फ़बारी हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ज़्यादातर समर और स्प्रिंग के मौसम में ही सफ़र किया जा सकता है। द वैलीज़ इन द विंटर मंथ्स, अब जो सर्दियों के महीने होते हैं, द वैली जो पूरी वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, आर बरीड इन स्नो एंड द विलेजेस आर फोर्स्ड टू हाइबरनेट इन देयर स्मॉल स्टोन एंड मड dwellings with little else to do but make warm winter clothing and care for their शेल्टर्ड स्टॉक। तो जब सर्दियों का मौसम होता है, महीने आ जाते हैं, तो वादियाँ जो हैं वो बर्फ़ के नीचे दब जाती हैं, और जो देहात के लोग हैं वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि छोटे छोटे वो पत्थर की बनी हुई जो उनकी डिवेलिंग्स यानी कि जो रिहाइश गाहें हैं, वहाँ पे वो आराम से चले जाएं, रहना शुरू कर दें, और उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता। उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सिवाय इसके कि वो सर्दियों के कपड़े बनाएं, और उनका जो स्टॉक होता है, जो एनिमल्स हैं, जो मवेशी हैं, जिनको उन्होंने महफूज एक शेल्टर में, एक पनाहगाहों में रखा होता है, उनकी वो देखभाल करते हैं। ठीक है, इसी पेज पे हमारा ये नेक्स्ट ही चल रहा है। इन समर अ ड्राई हीट प्रिवेल्स एंड द स्नो रिसीड्स फ्रॉम द वैलीज़। अब समर की गर्मियों में क्या होता है, तो समर का जो मौसम है, गर्मियों का मौसम है, उसमें क्या होता है कि एक खुश्क गर्मी की जो लहर है वो चूँकि फैल जाती है, और पूरी जो ये क्या करती है कि जो कह लें कि बर्फ़ है, उसको फिर ये फ्रॉम द वैलीज़ एंड माउंटेन स्लोप्स के जो वादियों की और पहाड़ों की चोटियों से जो बर्फ़ है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो कह लें कि तो रिसीड का मतलब होता है कि हट जाना या मूव बैक करना, या तो वो तकरीबन कह लें कि चूँकि गर्मियों में जो सूरज की तपिश है वो पड़ती है, हीट जो पड़ती है, तो उससे वो कम होती है। और किस वजह से कम होती है, क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है टू अ हाइट ऑफ अबाउट 15,000 फीट। तो चूँकि ये पूरी वादियाँ और ये पहाड़ियाँ 15,000 फुट की बुलंदी पे वाक़ हैं, तो वहाँ से वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और फिर वहाँ से वो गिरती है। द मेल्टिंग स्नो एंड आइस स्वेल। अजान हो रही है, मैं अभी इसको हम करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। द मेल्टिंग स्नो एंड आइस स्वेल द रिवर्स, कि जो अब जो बर्फ़ पिघलती है, और जो वहाँ पे स्नो एंड आइस ज़ाहिर दोनों बर्फ़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि जो वहाँ पे बर्फ़ मौजूद होती है पहाड़ों पे, जब वो पिघलती है, स्वेल द रिवर्स इनटू सर्जिंग टॉरेंट्स। स्वेल कहते हैं कि फैला देती है उन दरियाओं को, यानी कि उनको बढ़ा देती है, फैला देती है, एक बहुत ही तेज़ सर्जिंग कहते हैं एक बढ़ती हुई, राइजिंग, यानी कि उसके अंदर जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी स्पीड और उनकी कह लें कि पानी ज़्यादा आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा राइज़, ऊपर की तरफ ज़्यादा पानी उठ जाता है। टॉरेंट्स कहते हैं कि जिसका कह लें कि बहुत ही कह लो कि एक तेज़ बहती हुई नदियों का जो बहाव होता है पानी का, उसको हम उन नदियों को कहते हैं टॉरेंट्स। तो वो जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो वो दरियाओं को तेज़ बहाव के साथ बहती हुई नदियों में बदल देती है या फैला देती है। देन द विलेजर्स वर्क अनटायरिंगली टू ग्रो देयर क्रॉप्स एंड इरीगेटेड प्लॉट्स। और फिर यही वो मौसम होता है कि जिसमें जो देहात के लोग हैं वो अनथक मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी फसलों को उगा सकें। जो उनके इलाके हैं, जो कह लो कि प्लॉट्स हैं, जो जहाँ पे उन्होंने काश्तकारियाँ की हैं, उनको वो कह लें कि उनकी आपाशी कर सकें। एंड गैदर इन अ फॉडर एंड फायरवुड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग विंटर। फॉडर कहते हैं चारे को, फायर वुड कहते हैं जो जलाने के लिए वो लकड़ी है, ताकि वो इकट्ठा कर सकें एक ख़ास मिकदार में, जो कि उनके लिए काफ़ी हो, जो आने वाला सर्दियों का मौसम है उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चारा और जलाने की जो लकड़ी है।
Next passage पे my introduction to Hunza was the blazing heat of summer when the villages were vivid green with the new season's crops. अब राइटर कहता है कि मेरा जो तारुफ हुंजा के साथ हुआ तो वो बहुत ही एक रोशन दहकती हुई कह लें कि गर्मियों का मौसम था, गर्मी थी, जब देहात जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लश कह लें कि ग्रीन थे और वहाँ पे जो नया आने वाला जो मौसम था उसकी बहुत सारी फसलें जो थी वो नज़र आ रही थी। द जर्नी कमेंस्ड एट गिलगत, उसका जो सफ़र है वो गिलगत पे वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, विच इज़ नेस्ल्ड अवे इन अ स्टेट गॉर्ज, अ स्टीप गॉर्ज सराउंडेड बाय माइटी माउंटेन रेंजेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हिमालय। तो उसका जो सफ़र है वो गिलगित से उसका आगाज़ होता है और जो कि इंतहाई अमूदी जो घाटियाँ हैं, गोर्जिस घाटियों को कहते हैं, स्टीप कहते हैं अमूदी, नेसल अवे कहते हैं, कह लें कि प्लेस्ड करता है या वाक़ होता है जहाँ पे बहुत ही अमूदी जो घाटियाँ हैं जिनका घेराव किए हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी सिलसिले जो कि शुमाल मगरिब हिमालय के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिलों, बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिलों से घिराव किए हुए हैं वो घाटियाँ जिसका वो जिक्र कर रहा है। Nowadays there is an air shuttle service from रावलपिंडी। आजकल की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी से एक हवाई सर्विस का भी आगाज़ हो चुका है इनटू द पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट सेंटर, जो कि इस सियासी तौर पे इंतहाई अहम मरकज़ की तरफ जाती है। एंड दिस एलिमिनेट्स द लॉन्ग एंड टीडियस ट्रैक, और इसकी वजह से ख़त्म हो गया है बहुत ही लंबा, टीडियस कहते हैं इंतहाई मुशक्क़त वाला एक सख्त किस्म का जो ट्रैक ओवर जो तवील सख्त सफ़र होता है, हाई माउंटेन्स पासिस, बड़े बड़े जो पहाड़ी दर्रे हैं वहाँ से जो गुज़र के जाना पड़ता है, विच वॉज नेसेसरीली अनटिल रिसेंट ईयर्स, जो कि हालिया सालों तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं था तो आपको उसी के ज़रिए जाना पड़ता था और वो बहुत पुरख़तर भी होता था, पुरमुशक्क़त भी होता था, तवील भी होता था। एंड वॉज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन समर, और ये सफ़र या ये जो आपकी ट्रैवलिंग है ये भी सिर्फ गर्मियों के मौसम में मुमकिन होती थी, अदरवाइज़ मुमकिन जो थी वो नहीं होती थी। ओके जी, जो नेक्स्ट पैसेज है मैं वैसे ओवरऑल इसको बता देती हूँ कि इसमें जो वो बताता है कि गिलगित से जो हुंजा की तरफ जो सफ़र होता है वो चूँकि बहुत ही तंग रास्ते होते हैं तो वहाँ पे जो आप सफ़र कर सकते हैं वो आप जानवरों के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पे जो हुंजा में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे फेरी मेडोज़ की तरफ आप जाएँ तो वहाँ पे कुछ जो है वो सड़क इतनी तंग है कि वहाँ पे सिर्फ आप जो हैं इस तरह से ही आपको सवारी वहाँ पे आप हायर करते हैं, वहाँ पे जानवर मौजूद होते हैं, उन पे बैठ के आप वो सफ़र तय कर सकते हैं। अभी भी गाड़ियाँ या इस तरह की कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं जाती। तो ये तो बहुत ही पुरानी बात है, जब ये लिखा गया और ये सारा, तो उस वक़्त ओवरऑल ही कह लें कि रोड्स नहीं थी तो सफ़र जो था वो बहुत मुश्किल होता था। तो वो जो डोंकीज़ होते थे उनको वो हायर करते थे जो ट्रैवलर्स होते थे और इस तरह से जो है वो सफ़र वहाँ का वो करते थे। ओके जी, तो इसके बाद जो है कह लें कि अच्छा मैंने आपको फ़र्स्ट क्वेश्चन बताया है ना इसमें कि जिसमें वो डिटेल्स बताता है लाइफ की हुंजा वैली की, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाओ जो कि लास्ट में दिए हुए, रिप्रोड्यूस द राइटर्स इंप्रेशन अबाउट द आउटलुक एंड लाइफ ऑफ द वैली पीपल, के वहाँ के रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनकी आउटलुक या उनकी वो कैसी हैं वो ज़िंदगियाँ, इसके बारे में बताएं। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस का मटेरियल है ये आपको यही जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को ये आपका टास्क है कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब नेक्स्ट पेज है मेरे पास 45 में हम आ जाते हैं द लोकल पीपल रिगार्ड, ये भी मैं थोड़ा आपको हरीडली इसको करवाती हूँ। Water of Hunza river as very good and tend to overdo advertising in superior qualities. The visitor, however, is not at all impressed by its high content
of suspended silt which refuses to settle and can hardly be regarded as good for one system. अब यहाँ पे जो है कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ का जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उसके अंदर जो ख़ास तरह की खसूसियात हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, लेकिन जो यहाँ से लोग जाते हैं वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होते क्योंकि उसके पानी के अंदर कुछ ख़ास तरह की कह लें कि सिल्ट कहते हैं कि कोई मड या कोई मट्टी या इस तरह की कह लें कि चीज़ें पानी के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अंदर कुछ कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो कि उसके अंदर कह लें कि मौलिक रहते हैं, पानी में नीचे नहीं वो बैठते बल्कि पानी में महलूल के अंदर वो मौजूद होते हैं। और जब पानी इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान का जो अंदरूनी निज़ाम है उसके लिए वो पानी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ओनली फेवरेबल फ़ीचर, और ख़ास तौर पे जब वो लोग चूँकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आदी हैं, यूज़ टू हैं, तो उनको वो पानी का ऐसा सच मसला नहीं होता। जब यहाँ से लोग जाते हैं तो वो एक नई चीज़ होती है, तो बाज़-औक़ात उनका कह लें कि जो एक स्टमक है या पेट ख़राब हो जाता है। ओनली फेवरेबल फ़ीचर ऑफ द वाटर इज़ दैट इट is much cooler than the average run of ice drinks served in city milk bars, and even this quality generally results in harmful effects to the newcomer if he is inclined to drink too freely. और एक ही वो कहता है कि इसकी खसूसियत और वो ये कि पानी बहुत ठंडा होता है, जो कि आम तौर पे शहरों की जो दूध वाली और जो दूसरी शॉप्स हैं या जगह हैं जहाँ पे मुहैया होता है या मौजूद होता है उसके मुकाबले में ये पानी काफ़ी ठंडा होता है। और ये जो खसूसियत है पानी की, ये भी इसके भी नताइज जो हैं वो नुकसानदेही होते हैं क्योंकि जो नए यहाँ से लोग जाते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पानी इस तरह ठंडा पीने के आदी नहीं होते तो उनको नुकसान होता है। ओके जी, जल्दी से अगले पैसेज की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे, लाइफ भी है और वहाँ की कह लें कि जो लाइफ है उन लोगों की और डिटेल्स ऑफ लाइफ है, और लाइफ जो वैली के पीपल हैं उनकी वो कैसी है, इसमें ये हो जाएगा आपका कवर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते एंट्रेंस इनटू द ग्रीन फील्ड्स ऑफ नोमाल। अब आ जाते हैं कि अब नोमाल जो है वो वहाँ पे एक देहात है, वहाँ पे उनका जो है वो इंतहाई सरसब्ज़ खेत है वहाँ पे मौजूद। इज़ अ प्लेजेंट फिनाले टू द डेज जर्नी, पूरा दिन उन्होंने सफ़र किया है और दिन का इख्तिताम जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही प्लेजेंट, एक खुशगवार हुआ है कि वो नोमाल के उस देहात में दाखिल हो चुके हैं। एक्सटेंसिव एरिया of irrigated wheat and rice at this village is built upon a broad stretch of alumia at the entrance of Nolter Gas Nala, famous for the ibex and markhor that were shot there by the sporting British officers during their occupation. On arrival at the Dak Bangla, the chowkidar goes in search of chickens, eggs and other foodstuffs to meet the needs of the visitor. The local men and boys girl in large numbers and are content to sit in groups and watch him establish camp for the night. अब इसकी मैं पूरा आपको ट्रांसलेशन करवा देती हूँ, इस पर कुछ भी ऐसा वो नहीं है। अब वो कहता है कि बहुत सारा जो इलाका है वहाँ का, वहाँ पे गंदम और चावल जो हैं उसकी फसलें बोई गई हैं और उनके फसलों को पानी दिया गया था, और ये बहुत बड़ा जो एक एरिया है, एक रेतली मतलब मिट्टी वाला जो एरिया है वहाँ पे ये वाक़या है, जो कि एट द एंट्रेंस ऑफ नॉल्टरगा एक और वहाँ पे देहात या एक जगह है जिसको कि एक नला कहते हैं। उसको वो मशहूर किस वजह से है, आइबिक्स एंड मारखोर। आइबिक्स और मारखोर जो हैं ये दोनों जंगली बकरियों के नाम हैं जिनको के बरतानवी जो ऑफिसर्स होते थे जो कि कह लें कि स्पोर्टिंग के या स्पोर्ट्स के शौकीन होते थे, वो उनका शिकार करते थे जब ये सारे का सारा इलाका उनके अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अब ये जो राइटर है वो कहता है कि डाक बंगला में वो पहुंच चुके हैं, जो जगह है उसका नाम है डाक बंगला। वहाँ पे चौकीदार जो है वो उनके लिए अंडे, मुर्गियाँ और दूसरा खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो लेने के लिए, जिनकी कि वहाँ पे जो लोग पहुँचे उनको ज़रूरत है वो लेने के लिए चला जाता है। वहाँ के जो मुकामी मर्द हैं, लड़के हैं, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ पे एक ग्रुप्स की शक्ल में बैठ जाते हैं और वो बड़े ही कह लें कि इश्तियाक के साथ उसको देखते हैं कि किस तरह से वो रात के लिए अपने खैमे लगा रहे हैं जो यहाँ से विज़िटर्स गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट आई थिंक थोड़ा सा चले हम मज़ीद जो है इसको देख लेते हैं कि 16 माइल ट्रैक टू चार्ल्ट इज़ टू मोर। अब वो आगे मैं थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ कि 16 मील का तकरीबन बहुत ही ट्रैक
बार बार ये वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब होता है लॉन्ग डिफ़िकल्ट जर्नी, कि बहुत ही लंबा मुश्किल जो सफ़र था चार्ल्ट की तरफ। चार्ल्ट एक और जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सफ़र है ये एक बैरन, बहुत ही बंजर अनऑक्युपाइड टेरेन और एक ऐसे इलाकों से है जिसके ऊपर कह लें कि जो किसी के कब्ज़े में नहीं है, किसी की वो जागीर नहीं है। और वहाँ पे जो प्रेसिपिटियस वॉल्स ऑफ द वैली, जो वादी की बहुत ही आमूदी दीवारें हैं, इम्पोज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड मोनोटोनस व्यू, बहुत ही महदूद और एक जैसा जो मंज़र है वो पेश कर रही हैं। अब वो कहता है कि वी पास बाय ओकेजनल ट्रेडर्स फ्रूट एंड गिलगित बाज़ार रिटर्निंग होम एम्प्टी हैंडेड एस्ट्राइड देयर टाइनी डोंकीज़, कि वहाँ से हमारे पास से कुछ ऐसे लोग गुज़रते हैं जो कि अपने छोटे छोटे जो उनके कह लें कि गधे हैं उन पे वो सवार हुए हुए हैं, और उनके पास जो कह लें कि खाली कह लें कि फ्रूट्स के, जो कि अपना फ्रूट बेच के वापस लौट रहे हैं, और ख़ाली उनकी टोकरियाँ या जो भी वो लेके गए हैं बेचने के लिए, जिनमें वो खाली हो चुकी हैं। दैन देयर आर कुलीज ब्रिंगिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस डाउन फ्रॉम माउंटेन टॉप्स टू सेल एट द विलेज मार्केट फॉर अ फ्यू आनाज, और वहाँ पे उनकी रास्ते में उनकी वो देखते हैं कि कुलीज़ जो हैं वो बड़े बड़े बर्फ़ के जो ब्लॉक हैं जो उन्होंने पहाड़ों की चोटियों से वो उतारे हैं या काटे हैं, वो लेके जा रहे हैं देहात की मार्केटों में उसको चांदाना के बदले में बेचने के लिए, ठीक है। दे ऑल स्ट्राइड विद द स्लो एंड ईजी गेट इनहेरिटेड बाय दीज हिलमैन, और ये लंबे लंबे कदम लेके ये सारे के सारे जो लोग हैं, और बहुत ही एक उनकी अपनी इंतहाई आसान और एक बहुत ही आरामदेह अंदाज में वो चल रहे हैं, जो कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों की एक कुदरती चाल होती है। ओके जी, आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस इसमें तकरीबन आ गए हैं आपके। मज़ीद भी वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगियों के बारे में होगा वो भी इन क्वेश्चंस में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि पहले 2 क्वेश्चंस को जो हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें, और अभी तक हमने जो पढ़ा है इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से देखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।